तब यूरोप के 5 साल के रहन सहन ने मेरे दिमाग से यह डर निकाल दिया था कि मैं एक अछूत हूँ और भारत में अछूत जहाँ भी जाता है वो अपने और दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करता है। दोस्तों, बाबा साहेब ये भूल गए थे कि वो जिस समाज में रह करके आए हैं वहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में आज भी यह व्यवस्था जहरीली तरीके से रूढ़ी प्रथा बनी हुई है। जब वो स्टेशन से बाहर आए तो वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ पर जाएं। काफी सारे घोड़े तांगे वाले उनका इंतजार कर रहे थे कि वो आकर बैठे, लेकिन कोई भी घोड़े वाला, कोई भी तांगे वाला उनको बैठाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी गाड़ीवान ये जानते थे कि ये अछूत है। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, जो व्यक्ति लंदन में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ करके आता है और उसके बाद भी उसके खुद के देश में उसे एक अछूत मान लिया जाता है। दोस्तों, एक गाड़ी वाले से बाबा साहेब पूछते हैं कि यहाँ पर कोई रहने की व्यवस्था है, तो एक गाड़ी वाला वहाँ पर बताता है कि पास में पारसी सराय है जहाँ पर पैसे लेके ठहरने देते हैं। यूं तो वहाँ पे हिंदू विशिष्ट होटल भी थे, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता था कि वो मुझे यहाँ नहीं ठहरने देंगे। दोस्तों, जैसे ही बाबा साहब पारसी सराय में जाते हैं तो केयर टेकर उनसे ये शर्त रखता है कि आप अपनी आइडेंटिटी यानी कि अपनी पहचान छुपाएंगे, इसी के साथ साथ आप लोगों को सच नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं। इस समझौते पर बाबा साहेब वहाँ रहने लग जाते हैं। पारसी केयर टेकर बहुत ही जरूरी काम होने पर बाबा साहेब से मिलता था, उनसे बात करता था। अन्य मौकों पर वो उनसे मिलने बात करने से बचता था। ये हॉल गुप्त अंधेरे से भरा रहता था, टूटी बेंच और कबाड़ से पारसी सराय भरा रहता था। वहाँ पर लाइट, बत्ती, यहाँ तक कि किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहेब ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि ये एक जेल है। मैं लोगों से बात करने के लिए तड़पता था। हॉल गुप्त अंधेरे से भरा रहता था। वहाँ पर एक छोटा सा दीपक भी नहीं था जिससे थोड़ा सा भी उजाला हो पाए। उड़ते चमगादड़ जिनके लिए वो हॉल उनका घर था, उनकी चेंचे की आवाज वहाँ पर आती रहती थी, जिसकी आवाज सुनकर मेरे अंदर एक सैरन सी दौड़ जाती थी। मैं डर जाता था, मैं डर के मारे सहम जाता था और मैं जिस बात को भूलना चाहता था वो बात मुझे याद आ जाती थी कि मैं एक अजनबी शहर में, एक अजनबी जगह पर हूँ। दोस्तों, जब मेरी बहन का बेटा मेरा सामान लेने वहाँ, बाबा साहेब बताते हैं, जब मेरी बहन का बेटा मेरा बचा हुआ सामान लेकर के मेरे पास आता है तो वो देखकर मुझे फूट फूट कर रोने लगता है कि आप किस तरीके से रह रहे हैं। ये पारसी सराय में 11वां दिन था। मेरे द्वारा जो पुस्तकालय से किताबें उधार ली गई थी, उन किताबों को लेकर मैं दफ्तर के लिए लौट रहा था, लेकिन उसी दौरान दर्जनों पारसी लोग हाथ में डंडा लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मुझे लगा शायद ये यात्री हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और सवालों की बौछार कही। उन्होंने कहा, बदमाश व्यक्ति, तुमने सराय को दूषित किया है, कौन हो तुम? ये कहने के बाद मैं डर जाता हूँ, मैं सहम जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये क्या हुआ। लेकिन वो लोग, उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि कमरा कब तक खाली कर रहे हो? कमरा खाली करने के पीछे मेरी जान की बाजी लगी हुई थी। वो लोग मुझे चेतावनी देते हैं कि यदि तुमने शाम तक कमरा खाली नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे। मैं समझ नहीं पाता, मैं मनी मन बड़बड़ाता रहता हूँ, मेरा हृदय बैठ जाता है। मैं अपनी जिंदगी के 72 से 72 दिनों के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि इस तरीके की घटना मेरे साथ क्यों घटित हुई। मैं शहर के बराबर में स्थित कमाती बाग में बैठकर पीपल के पेड़ के नीचे फूट फूट कर रोने लगता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। ये घटना देखने के बाद बाबा साहेब ये लिखते हैं कि ये घटना मेरे हृदय के अंतःकरण को हर तरह से झंझोड़ रही थी, हर तरह से भेद रही थी। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में, जो बताता है धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग एवं जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ बाबा साहेब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। वहां पर उन्होंने अनुच्छेद 17 को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। आज दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे महामानव के बारे में। क्या वास्तव में उनसे वास्तविक रूबरू होना पॉसिबल है? क्या आप सभी लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मिलना चाहते हैं? क्या वास्तव में हम बाबा साहेब से मिल सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं? दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से मात्र 2 ही सूरत में मुलाकात हो सकती है। या तो हम उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से जाकर मिल लें, या फिर उसके द्वारा लिखित दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, उपन्यास या उनके विचारों के माध्यम से उस व्यक्ति से मुलाकात हो। दुर्भाग्यवश बाबा साहेब जैसी पावन आत्मा हमारे बीच नहीं है।
लेकिन सौभाग्यवश उनके द्वारा लिखित काफी सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज आज भी उपलब्ध हैं। उन्हीं में से एक वेटिंग फॉर वीजा, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा कही जाने वाली किताब, जो स्वयं उनके द्वारा लिखित गई है, उपलब्ध है। दोस्तों, ये एक जलते हुए समाज की सच्ची घटना है। ये कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं है, ये आईना है समाज के लिए। एक दलित की कर्राह है, एक छूत बच्चे की कहानी है। इसी के साथ साथ एक जलते हुए समाज पर